कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का 4th चैप्टर क्रिया शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक। एग्जाम्पल में जैसे क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे खाना, ठीक, पीना, बैठना, ठीक, पढ़ना, ये सारी क्या हैं? ये सारी क्रियाएं क्या हैं? क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। तो इससे पता चल रहा है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी ये हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? क्रियाएं। अब सबसे नोट पॉइंट की बात ये है, क्रिया में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्रिया विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। तो ध्यान रखना है, क्रिया का ऐसा शब्द है तो क्रिया एक विकारी शब्द है। तो क्रिया के रूप अविकारी शब्द। सबसे नोट पॉइंट ये है, क्रिया जो होती है, क्रिया के जो रूप होते हैं, लिंग, वचन और पुरुष के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है ना। इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है ना। विकारी। विकारी। तो क्रिया के जो शब्द होते हैं कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विकारी से मतलब है, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बोला लिंग, वचन और पुरुष के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे लिंग अगर फीमेल है या मेल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? क्रिया भी चेंज हो जाती है। जैसे अगर कोई पुरुष है तो हम लोग बोलेंगे गाता है, गाता है पुरुष के लिए, या फिर लड़की के लिए गाती है, ठीक, या फिर गाते हैं। कई सारे अगर लोग होंगे तो गाते हैंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि विकारी शब्द यानी कि क्या होते हैं? लिंग, वचन और पुरुष के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो क्रिया के शब्द जो होते हैं वो रूप, लिंग, वचन और पुरुष के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया जो है, क्रिया के जो शब्द होते हैं विकारी होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो विकारी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग नोट पॉइंट में इसको भी याद रखेंगे, कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। संज्ञा के जितने शब्द होते हैं, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के और क्रिया के, ये क्या है? विकारी शब्द। ठीक है ना। ये नोट पॉइंट करने वाली चीज है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब विकारी तो हम लोगों ने देख लिया क्या होते हैं। अब हम अविकारी भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना। विकारी समझ में आ गया, जो लिंग, पुरुष काल के जब का, ठीक है ना, मतलब परिवर्तित होते रहते हैं, काल के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, लिंग, वचन, पुरुष के साथ। इसी प्रकार अविकारी भी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। होते क्या अविकारी शब्द? तो देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक और पुरुष, ठीक है ना,
और काल भी हो गया, के कारण नहीं बदलते हैं। किसके किसके? लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं। ये अवकारी शब्द होते हैं, यानी लिंग लिंग का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक वचन द्विवचन हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पुरुष और काल आल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं अविकारी शब्द। कौन ऐसे शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द में अव्यय आते हैं, ठीक है ना। इसमें अव्यय आते हैं। क्या आते हैं? अव्यय। अव्यय शब्द आते हैं। इसमें कौन शब्द आते हैं? अव्यय शब्द आते हैं। जैसे जब, जहां, यहां, वहां, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। विकारी शब्द और अविकारी शब्द होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं धातुओं। क्रिया से पहले हम लोग धातु की एक बार बात कर लेते हैं, धातुएं क्या होती हैं इसकी भी चर्चा कर दे। धातुएं क्या होती हैं? तो संस्कृत में जो क्रिया को धातु कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिया को, जो हम लोग हिंदी में क्रिया पढ़ रहे हैं, संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु। संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिया को धातु कहते हैं। यानी धातु जो होती है संस्कृत में, हिंदी में हम लोग क्रिया पढ़ते हैं, संस्कृत में इसी को धातु बोलते हैं। एक तरह से ये क्या होती है? मूल है, क्रिया का मूल है, रूप है। क्रिया जो होती है इसका मूल रूप है, ठीक है ना। जिस मूल शब्द से विकार होने से क्रिया बनती उसे ही धातु कहते हैं, ठीक है ना। ये मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। जैसे हमने बात करी, मान लीजिए कोई क्रिया है जाना। क्या है? जाना। तो इसका जो मूल, जैसे जा, ये मूल है, मूल शब्द, ये मूल है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये धातु है। इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्रिया बन जाती है जाना। क्या बन जाती है? जाना। तो ये क्रिया बन गई, ठीक है ना। इसका मूल शब्द क्या था? जा। इसका मूल शब्द क्या था? जा। तो अगर हम लोग धातुओं की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं जिस मूल शब्द से, जिस मूल शब्द विकार होने से क्रिया बनती है, उसे ही धातु कहते हैं। ध्यान रखिए, उसे धातु कहते हैं। ठीक, धातु क्लियर हो गया होगा। धातु एक मूल शब्द होता है, उसमें प्रत्यय लगाने से, ठीक है ना, क्रियाएं बनती हैं। इसको हम लोग विस्तार रूप से एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि धातु जैसे उठ है। क्या है? उठ। इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? उठ धातु थी, इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो हो गया उठना। ठीक, फिर उठ में हमने आ प्रत्यय लगा दिया, हो गया उठा। इसी प्रकार ए प्रत्यय लगा दिया, हो गया उठे। फिर दूसरी धातु देखते हैं दौड़। दौड़ में ना प्रत्यय लगा देंगे, हो जाएगा दौड़ना, तो ये क्रिया हो गई। ठीक है, फिर हिल में ना प्रत्यय लगा देंगे, हिलना, ये क्रिया हो गई। तो धातु मूल शब्द होता है, इसमें जब कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज इसमें ये भी समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग, ये तो धातुएं हो गई, लेकिन अगर हम लोग को कोई क्रिया दे दे या फिर कोई वाक्य दे दे, ठीक है ना, बात समझिएगा। जैसे हम लोगों को किसी ने वाक्य दे दिया कि
वह पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी, वह पत्र लिखेगी। इसमें हमें ये आ गया, ठीक है ना। लिखेगी एक क्रिया है, क्या है ये, क्या है, क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, ठीक, ये क्रिया है। वह पत्र लिखेगी, ये क्रिया है। अगर इसमें हमें पहचानना हो कि इसमें धातु कौन सी है, इसमें धातु कौन सी है, तो हमको क्या करना है, ये कर्ता के स्थान पर, ये कर्ता है, क्या है, कर्ता, इसके स्थान पे हम लोग तू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तू, क्या लगा देंगे, तू। और हम लोग इसको अज्ञात शब्द अगर बना दें, ठीक है ना, इसको अज्ञात क्रिया बना दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे तू पत्र लिख। अगर अज्ञात बना दें तो इसको हम लोग लिखेंगे तू पत्र लिख, क्या बन जाएगा, तू पत्र लिख, ठीक। तो अगर हमने लिखा तू पत्र लिख, कर्ता, हमने फिर से देखिए इसमें लिखा था वह पत्र लिखेगी, वह एक कर्ता है, कर्ता के स्थान पे आप तू लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, तू, ठीक है, तू लगा दिया। इसके बाद सेंटेंस को अज्ञात के रूप में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा वह पत्र लिखेगा, हो जाएगा तू पत्र लिखेगी। लेकिन इसको जब अज्ञात बनाएंगे तो हो जाएगा तू पत्र लिख। तो इसमें जो लास्ट में लिख आया वो क्रिया से धातु बन गई, ये देखिए। तो इसमें कौन सी धातु लगी थी, तो लिखेगी में क्रिया थी, लेकिन इसमें धातु कौन सी थी, लिख धातु थी। क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रिया से धातु कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग क्रिया का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिया का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं, क्रिया का वर्गीकरण कैसे होता है। तो हम लोगों ने सीखा कि किसी वाक्य में लगी क्रिया से धातु कैसे निकालते हैं। एक बार वो देख लेते हैं, किसी वाक्य में लगी क्रिया से धातु। मान लो कोई वाक्य है, कोई वाक्य लेते हैं, जैसे लड़का सोता है, वाक्य लिया हमने, वाक्य लेते हैं, वाक्य क्या लेते हैं, लड़का सोता है, लड़का सोता है, लड़का सोता है, ठीक है ना। तो क्रिया क्या है, सोता, ये क्या क्रिया है, सोता है, लड़का सोता है। तो हम लोग को क्या करना है, कर्ता है, कर्ता के स्थान पे तू लगा देना, ये कर्ता है, इसके स्थान पे क्या लगा देना, तू। तो हो गया तू सोता है, तू सोता है। अब इसको अज्ञात बना दें, आज्ञार्थक बना देंगे। जब इसको आज्ञार्थक बना देंगे, आज्ञार्थक वाक्य, तो हो जाएगा तू सो, क्या हो जाएगा, तू सो। तो ये जो निकल के आया, तो ये क्रिया से धातु बन गई, ये क्या बन गई, क्रिया से धातु। तो समझ में आया क्रिया से धातु निकालना कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्रिया से धातु को निकाल सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं क्रिया का वर्गीकरण, बात करते हैं क्रिया का वर्गीकरण, ठीक है ना। देखते हैं क्रिया का वर्गीकरण। अब बात करते हैं क्रिया का वर्गीकरण। तो क्रिया का जो वर्गीकरण होता है, क्रिया का वर्गीकरण, तो क्रिया का वर्गीकरण कर्म के आधार पर सबसे पहले देख लेते हैं। कर्म के आधार पर दो तरह की क्रियाएं होती हैं। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती, एक होती अकर्मक क्रिया, और दूसरी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। बहुत सिंपल टॉपिक है, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। अकर्मक सकर्मक सारी चीजें आ जाएंगी, बस ध्यान से आपको देखना है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक देखिए, आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब नहीं,
और कर्म मतलब होता है काम। कर्म मतलब काम। तो इसका मतलब है जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, उस जिस कर्म के साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आ का मतलब नहीं, कर्म का मतलब काम, जिसमें काम ना हो, ठीक है ना। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, इसमें कोई काम नजर आ रहा है? कोई काम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बच्चा रो रहा है। जैसे लड़का सोता है, लड़का सोता है, इसमें क्या कोई काम नजर आ रहा है? कोई काम नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें काम की प्रधानता नहीं है, ठीक है ना, कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। बात करते हैं सकर्मक क्रिया में। तो सा का मतलब होता है सहित, सा का मतलब सहित, सहित। और कर्म का मतलब क्या होता है? काम। तो क्या समझ में आया कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। अब इसमें देखिए, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो इसमें हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि काम हो रहा है, यानी अध्यापक किसको पढ़ा रहा है? छात्र को पढ़ा रहा है। अध्यापक के द्वारा काम किया जा रहा है, किसके ऊपर काम किया जा रहा है? छात्र के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? तो पढ़ा रहा है। तो ये तो आपकी क्रिया हो गई और ये कर्म हो गया, ये हो गई क्रिया और ये कर्म, ठीक है ना। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। फिर सोनिया खाना खाती है, सोनिया खाना खाती है, सोनिया खाना खाती है, ठीक है ना, सोनिया खाना खाती है। तो ये भी कर्म कर रही, खाना खा रही, तो ये कर्म हुआ उसका, और ये क्रिया कर रही है यानी खा रही है, ठीक है ना। एक चीज हम लोग को नोट पॉइंट में याद रखना है, नोट पॉइंट में क्या याद रखना है? नोट पॉइंट में कि जब क्या किसे किसको लगाने से कोई भी काल्पनिक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक मानी जाती है। बात समझिए, क्या किसे किसको लगाने से, क्या किसे किसको लगाने से कोई भी काल्पनिक उत्तर मिलता है, कोई भी काल्पनिक मिले तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। ये बहुत नोट पॉइंट याद रखना वाली चीज है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, अब इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन बनाए, अध्यापक क्या पढ़ाता है या अध्यापक किसको पढ़ाता है? तो अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। सोनिया खाना खाती है, तो सोनिया क्या खाती है? तो सोनिया खाना खाती है, यानी क्या किसे किसको के लगाने से कोई काल्पनिक उत्तर हमको मिल रहा है, तो समझ जाइए क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। अब इसमें जो ये सकर्मक क्रिया होती है, इसके भी दो भाग होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं हम लोग देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं।
सकर्मक क्रिया के भी दो भाग होते हैं। दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए? तो ध्यान रखना, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? द्विकर्मक हो गया। अब बात करते हैं एक कर्मक। एक माने होता है, एक कर्म माने क्या होता है? काम। कर्म माने एक और कर्मक कर्म माने काम। कहने वाला जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हो, ठीक है ना, जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक कर्मक। और द्विकर्मक का मतलब दो काम। द्विकर्मक का मतलब दो काम। द्वि माने दो और कर्म माने काम, ठीक, दो काम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हो, एक ही कर्म का प्रयोग हो। बात समझ में आ रही है? क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। विपिन किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? विपिन किताब पढ़ता है। विपिन किताब पढ़ता है। तो इसमें देखिए एक काम हो रहा है, विपिन केवल किताब पढ़ रहा है, एक काम हो रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने आम और केले खरीदे। मैंने आम और केले खरीदे। इसमें देखिए मैंने आम और केले खरीदे। काफी लोग ये सोचेंगे इसमें आम और केले दो चीजें आ गई, तो ऐसा तो नहीं इसमें दो काम हो जाएंगे, तो गलत। ये नहीं होगा, इसमें एक कर्मक में ही आएगा। इसमें एक चीज ये भी आपको याद रखनी है नोट पॉइंट में, कि इसमें अधिकतर निर्जीव चीजें आती हैं। जो कर्म वाली चीजें होती निर्जीव होती हैं। नोट पॉइंट में याद रखना है, निर्जीव चीजें आएंगी। कैसी निर्जीव चीजें आएंगी? जैसे किताब, ठीक है ना, ये निर्जीव है। विपिन किताब पढ़ता है। विपिन क्या पढ़ता है? किताब। ये निर्जीव चीजें आएंगी। मैंने आम और केले खरीदे। आम और केले, तो ये क्या निर्जीव चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट में याद रखना, एक कर्मक कभी भी पहचानना हो तो समझ जाइए उसमें कोई निर्जीव चीज आएगी, ठीक है ना। सजीव का कहीं वर्णन नहीं होगा, समझ जाइए वो एक कर्मक है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विकर्मक। द्विकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें दो काम होते हैं, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, जिस क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विकर्मक कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है नोट पॉइंट वाली चीज क्या है। पहले एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है ना। तो इसमें भी देखना है क्या किसको लगाकर, यदि प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो क्या किसको लगाकर, तो समझ जाइए द्विकर्मक है। क्या और किसको? इसमें दो पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। पहला नोट पॉइंट, क्या किसको, क्या किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिर प्लस क्या होगा? इसमें एक चीज और ये भी याद रखना है कि इसमें एक सजीव होगा दूसरा निर्जीव होगा, ठीक है ना।
एक सजीव होगा, वह दूसरा निर्जीव होगा। जैसे देखिए, जैसे हमने बोला पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, तो अगर हम लोग इसको बोले पुत्र की जगह हम लोग लिख दें किसको, पिता ने किसको पुस्तक पढ़ाई, ठीक है ना, पिता ने किसको पुस्तक पढ़ाई, तो आंसर आएगा पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। फिर हमने बोला एक सजीव होगा दूसरा निर्जीव होगा। देखिए पुत्र पहले सजीव आया, बाद में पुस्तक ऐसी आई निर्जीव आई। बात समझिए, पहला सजीव आएगा दूसरा निर्जीव आएगा। पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, तो पहला सजीव आया दूसरा क्या आया, निर्जीव आया। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं इसमें द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना, द्विकर्मक। इसके बाद एक बार और देखते हैं एग्जाम्पल द्विकर्मक का। जैसे हमने बोला मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, बात समझिए, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन निकला मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें नोट पॉइंट वाली चीज ये है कि देखिए मैं आपको हिंदी की जगह क्या आ जाएगा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, आपको, और हिंदी की जगह क्या, तो यहां पे जो आपको है ये सजीव आया, ठीक है ना, आप कोई होंगे सजीव, और हिंदी क्या है एक निर्जीव, ये क्या है निर्जीव। तो जिसमें सजीव और निर्जीव आएंगे वहां पे क्या होगी, सकर्मक, सॉरी द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक में कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक। सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया होगी, द्विकर्मक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक कर्मक होती है उसमें केवल निर्जीव चीजें आती हैं, सिर्फ निर्जीव चीजें आएंगी, निर्जीव, ठीक है ना, एक चीज का बात करेगा, एक क्रिया आएगी। और जो द्विकर्मक होगा इसमें सजीव तो आएगा आएगा, साथ में निर्जीव भी आएगी, पहले सजीव आएगा फिर निर्जीव, समझ आइए, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, वो तो हमने बात की थी सकर्मक क्रिया के कर्म के आधार पर, हमने भेद पढ़े थे, दो होते हैं, सकर्मक होते हैं अकर्मक होते हैं, ठीक है ना, अकर्मक सकर्मक पढ़ा था। इसके बाद हमने सकर्मक के भी उपभेद पढ़े, दो होते हैं, एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। अब आगे पढ़ते हैं प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो शुरू करते हैं। प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है ना, कहीं कहीं 5 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका निश्चित कोई वो नहीं है, व्याकरणिक तथ्य सही नहीं है कि 5 है कि 6 है, तो हम लोग को ये याद रखना है, वैसे 5 ही माने जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक और कृदंत क्रिया को एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ देते हैं तो 6 हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, पहली हो गई, दूसरी संयुक्त क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, चौथी हो गई कृदंत क्रिया, पांचवी सामान्य क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। एक एक को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर इसको हम समझाते हैं। इसमें लिखा है जब स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब कहने का मतलब कर्ता स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, वो किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है। कर्ता स्वयं अपनी इच्छा से कार्य ना करके प्रेरणार्थक से मतलब ही है कि अन्य, किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करता है, किसी अन्य की प्रेरणा से कार्य करे, अन्य की प्रेरणा से। ये डेफिनेशन आपको ज्यादा समझ में आएगी कि कर्ता अपनी मर्जी से कार्य ना करके
अन्य कोई प्रेरणा देता है तब वह कार्य करता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक होता है प्रेरक कर्ता, दूसरा होता है प्रेरित। ठीक है ना, पहला होता है प्रेरक, दूसरा होता है प्रेरित। तो इसमें क्या होता है, जो प्रेरक यानी जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरणा देता है वो उसको बोलते हैं प्रेरक कर्ता, और जो प्रेरित होकर कार्य करता है उसको बोलते हैं प्रेरित कर्ता। जैसे इसमें लिखा है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। पिता जो है पुत्र से पत्र लिखवाता है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो इसमें जो पिता है वो क्या है? वो एक है प्रेरक। क्या है? प्रेरक, क्योंकि प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक। और पुत्र क्या है? वो प्रेरित करता है। क्या है? प्रेरित, प्रेरित करता है। ठीक। और लिखवाता है, ठीक है ना, लिखता नहीं है, लिखवाता है। तो प्रेरणा देकर लिखवाता है, तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक। ये लिखवाता जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। ये क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या होता है, जैसे मूल धातुएं दी गई, सुनना। इसमें दो तरीके के प्रेरणार्थक होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मूल धातु है सुनना, तो सुनना से बनेगा सुनाना, सुनवाना। पढ़ना से बनेगा पढ़ाना, पढ़वाना। करना से कराना, करवाना। इस टाइप के अगर कई शब्द मिलते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। दूसरी बात करते हैं संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया की बात करते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी। दो या दो से अधिक धातुएं, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं होंगी उनके योग से जो क्रिया बनेगी तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। जैसे मैं यह काम कर चुका हूं, तो कर और चुका हूं, मैं यह काम कर चुका, इसमें दो धातुएं आई हैं। ठीक है ना, कर, करना, कर और चुका। तो ऐसे धातुओं के योग से बनी जो क्रिया होगी वो सभी संयुक्त क्रिया कहलाएगी इसमें, क्योंकि दो धातुएं आई हैं। फिर दूसरा है रमन घर जा रहा है। रमन घर जाना और ये रहा, तो दूसरे वाक्य में जा रहा। इनमें दोनों वाक्यों में क्या दो दो क्रियाएं आई हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आती है नाम धातु क्रिया। क्या आती है? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया का मतलब क्या? नाम। नाम से हमें पता चल रहा है जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं। ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना अगर हम लोग जोड़ दें, ना प्रत्यय, तो जोड़कर बनने वाली क्रिया नाम धातु में क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे झंझन है, झंझन से क्या हो गया? झंझनाना। तोतला से तुतलाना, ना प्रत्यय लग गया। बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, रंग से रंगना, गर्म से गरमाना, अपना से अपनाना। अपना क्या है? एक सरनाम है। टक्कर से टकराना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो नाम धातु क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, क्वेश्चन आएगा, वह मुझसे बतिया रही है। वह मुझसे बतिया रही है, बतिया रही है। तो इसमें बतिया, ठीक है ना, बात से बतियाना होता है, बात से बतियाना, बतिया रही। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। फिर आती है चौथी, कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया आएगी? कृदंत। कृदंत क्रिया क्या होती है देख लेते हैं। जो क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। हिंदी में मुख्य तीन प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी होती? एक वर्तमान कृदंत क्रियाएं, एक भूतकालिक कृदंत क्रियाएं और एक पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं। तो वर्तमान कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे देख, ठीक है ना, देख है, इसमें ता लगा दिया तो क्या बन गया? देखता। प्रत्यय लगा दिया, ठीक है ना, इसमें क्या बन गया? धातु में क्या लगा दिया? देख एक धातु है, उसमें प्रत्यय लगा देंगे ता, तो हो गया देखता। चल धातु में ता प्रत्यय लगा दिया, हो गया चलता। पढ़ धातु में ता प्रत्यय लगा दिया, हो गया पढ़ता। भूतकालिक कृदंत क्रियाएं कौन सी होती हैं? आ लग जाएगा इसमें। क्या लग जाएगा? आ। जैसे दौड़ा, देख में देखा, चल से चला। ठीक। फिर पूर्वकालिक में कर लगेगा। क्या लग गया? कर। जैसे देख कर, चल कर, दौड़ कर। तो इस टाइप की जो क्रियाएं होंगी वो कृदंत क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। तो जहां एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जहां एक ही क्रिया, यानी कहने का मतलब जब किसी वाक्य में एक ही धातु से बनी क्रिया हो, एक ही धातु से, ठीक है ना, या एक ही धातु से बनी क्रिया, एक ही धातु से बनी क्रिया, ठीक है ना, एक ही धातु से, एक ही धातु से क्रिया अगर बनती है, ठीक है ना, एक ही धातु से, जैसे मोही सोया, तो धातु क्या लगी, एक धातु है सो, सामान्य क्रिया हो गई। आकाश रोया, एक धातु लगी है रो, तो ये क्या होगा, एक धातु लगी है, एक धातु से जो बनेगी क्रिया उसको बोलेंगे सामान्य क्रिया। फिर बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। किसकी बात करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इसको देखते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, किसी कार्य से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब जब किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद, देखिए किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, दूसरी क्रिया संपन्न होती है, तो ठीक है ना, तो वहां प्रथम समाप्त क्रिया, तो वहां प्रथम समाप्त क्रिया जो होगी, क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक। प्रथम समाप्त, ये देखिए इसको देख ले, प्रथम समाप्त क्रिया जो होगी क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ठीक, प्रथम समाप्त, प्रथम समाप्त जो क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जो पहली समाप्त होगी क्रिया वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हम लोग बात करते हैं बच्चा दूध पीकर सो गया, यहां पे देखिए लिखा भी है अमन अभी सोकर उठा है, सोकर, अमन अभी सोकर उठा है, अमन अभी, तो सोकर, सोकर उठा है यानी सोना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हुई। किसी वक्त पहली जो क्रिया मानी जाएगी वही पूर्वकालिक होगी। सुरेश खाना खाकर स्कूल गया, यानी उसने पहले खाना खाया, उसके बाद वो स्कूल गया है, तो खाना क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया हुई। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा दूध पीकर सो गया। बात समझिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पहले उसने दूध पिया उसके बाद वो सोया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई पूर्वकालिक, दूध पीकर सोया है, ठीक है ना, दूध पीकर, तो ये हो गई पूर्वकालिक। लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान देनी है नोट पॉइंट में, क्या ध्यान देनी है, यदि कर के स्थान पर दूध पीकर, ठीक है ना, क्रियाओं में कर, जो कर आ रहा, दूध पीकर, सोकर, कर शब्दांश के स्थान पर, कर शब्दांश के स्थान पर अगर ही आ जाए, क्या आ जाए, ही शब्द, प्रयोग कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा पता है, तो अगर कर के स्थान पर ही शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी, वहां पे तत्कालिक क्रिया के नाम से पुकारा जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा,
तत्कालिक क्रिया, तो वहां तात्कालिक क्रिया। क्रिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम से पुकारा जाता है। ठीक, जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीते ही सो गया। एग्जांपल लेते हैं, बच्चा दूध पीते ही सो गया। ठीक है ना, दूध पीते ही, दूध पीते ही, ये देखिए दूध पीते ही, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, वहां पे तात्कालिक, तात्कालिक क्रिया। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तात्कालिक क्रिया हो गई। यहाँ से सारी हम लोग को क्रिया के मेन जो पॉइंट थे हम लोगों ने कवर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर हो जाए कि हमको क्रिया में सारी चीजें लगभग आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाना। देखिए पहला क्वेश्चन है, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी, तो थी कौन सी क्रिया है, तो थी एक कैसी क्रिया है, सहायक क्रिया है। ठीक है ना, सहायक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सहायक। तो इसको योजक भी बोलते हैं, सहायक बोलो चाहे योजक, सहायक या फिर योजक। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जो जुड़ती है उसको सहायक क्रिया बोलते हैं। चूड़ी अच्छी थी, तो इसमें योजक क्रिया हो गई पहला। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसमें करता होगा चिट्ठियां। ठीक है ना, चिट्ठियां क्या होगा, इसमें करता होंगी। इसके बाद हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना चिकनाना, तो हमने बताया था हाथ से हथियाना। ठीक है ना, चिकनाना, ये किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, बताइए जल्दी। तो इसमें होगा नाम धातु। ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो होती है नाम धातु क्रियाएं होती हैं। आगे, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जो नीचे लिखे वाक्य हैं किसमें अकर्मक है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो सब में समकर्मक है, श्याम हंसता है, ये कोई क्रिया नहीं है, तो श्याम हंसता है, अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। बात समझिए, पूर्ण द्विकर्मक, वही द्विकर्मक क्रिया की बात की जा रही है किसमें दो काम हो रहे हैं। तो मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। ठीक है ना, इसमें नहीं है। महज रुग्ण हो गया है, रूठ गया है। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, ये कर्ता हो गया, राम रावण। ठीक है ना, ये एक सजीव है, लेकिन यहाँ पे निर्जीव की कोई चीज नहीं मिली। हमने बताया था सजीव प्लस निर्जीव होना चाहिए, सजीव तो होना ही चाहिए प्लस एक निर्जीव चीज भी होनी चाहिए, तब वो होती है द्विकर्मक। क्या होती है, द्विकर्मक। ये चीज आपको हमने नोट पॉइंट में लिखवाई थी। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें राम रावण तो सजीव है लेकिन निर्जीव कोई चीज है नहीं, तो ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें देखिए, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, तो हमने बोला था क्या, किसको, ममता ने किसको रोटी खिलाई। सबसे पहले कुत्ता सजीव आ गया है और रोटी क्या आ गई है, निर्जीव। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है। संभावना, जिसमें संभावना हो तो सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। इसमें देखिए संभावना है, संभावना व्यक्त कर रहा, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ठीक है ना, मोहन खेल रहा, ये होगा नहीं, पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे। शायद मेरी संभावना, शायद मैं पास हो जाऊं, तो शायद सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पढ़ना का क्रिया, पढ़ना का क्रिया का भेद है। पढ़ना, पढ़ना क्रिया का भेद कैसा है, तो पढ़ना एक कैसी क्रिया है, बताइए, सकर्मक क्रिया है। किसी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो किसी कार्य का शब्द का करने का बोध क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिया। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर
क्रिया के हमने बताया 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ठीक है ना। माँ ने पिताजी से सामान यानी प्रेरणा दी है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें होगी डी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है क्या है? गिरना, बोलना, सुनाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, सी। ठीक, क्रिया चुनिए। अखिल घर के आंगन में खेलता है, क्रिया क्या होगी? अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो इसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है खेलना एक क्रिया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा खेलता है। इसमें भी आ गया, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें सीखना है क्या है? क्रिया है, सी ऑप्शन सही है। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं, तो इसमें भी क्रिया चुननी है, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी बताइए, जल्दी बताइए। तो बनाना एक क्रिया है, खाना तो एक क्रिया नहीं होगी, बनाना तो बनाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद सीमांत पकौड़े खा रहा, रेखांती वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पहले सीमांत क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है, तो इसमें इतना तो पता हो गया है कि कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी कि नहीं होगी, तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। फिर निम्न में कौन सी अकर्मक क्रिया है? आना, जाना, मरना, लेना, तो इसमें आना, जाना, मरना तो ये कोई क्रिया नहीं है, लेना एक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, और बाकी 3 जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर इसके बाद तो इस तरीके से सारा हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया, क्वेश्चन आंसर लगा लिए, सारे चीजें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे जितना भी हमने टॉपिक को समझाया है इसके अंतर्गत ही पेपर प्रश्न पत्र बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आराम से फिर से, और जो जो हमने नोट पॉइंट आपको बताए हैं कि कहाँ पे कौन सी गलतियां होती है, उसको एक बार अवश्य देखें, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट या इनबॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, नमस्कार।